बहुत ज़्यादा क्लासिक स्विच्ड हेयर ड्रामे देखने के बाद इस अमीर फैमिली में वापस आते ही मैंने सबसे पहले उन चारों बहनों की तरफ देखा जो हमेशा से फेक हेयर लियम को प्रोटेक्ट करती आई थी। फिर मैं सीधे बोला, अगर तुम लोग मुझे अपना भाई नहीं मानना चाहती तो मुझे भी तुम लोगों को अपनी बहन मानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर लियम ही तुम्हारा इकलौता भाई है तो ठीक है, वही रहे, उसे अपने पास रखो, बस मेरे रास्ते से दूर रहना। मेरी बात सुनते ही स्टर्लिंग फैमिली की चारों बेटियों के चेहरे उड़ गए। विक्टर और क्लेयर दोनों साफ तौर पर शॉक्ड और परेशान दिख रहे थे। मैंने क्लेयर के चेहरे पर दर्द देखा और हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोला, ज्यादा मत सोचिए मॉम डैड, मैं अपनी मर्जी से वापस आया हूँ और दिल से आपको अपने पेरेंट्स मानता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको दोनों को, मुझे उन लोगों के पीछे भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं जो मुझे चाहते ही नहीं। आखिर मैं ग्रिम हेवन का यंग लॉर्ड हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाता। मैं कब से अपनी प्राइड निकलकर किसी के अप्रूवल के लिए भीख मांगने लगा। डेमन की बॉडी लेने का मतलब था अब उसकी किस्मत भी मेरी ही किस्मत है। मैं समझ सकता था कि विक्टर और क्लेयर सच में ईमानदार है, इसलिए मैं भी उन्हें अपने असली पेरेंट्स की तरह रिस्पेक्ट और प्यार दूंगा। बाकी लोगों के बारे में बाद में देखेंगे। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज पूरे टेबल पर गूंज गई। सबकी नजर तुरंत उसी तरफ चली गई। लियम लाल आंखों के साथ बैठा था, उसकी आवाज कांप रही थी। मोम, डैड, सिस्टर्स, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। डेमन प्लीज सिस्टर्स को ब्लेम मत करो। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने बिना किसी लिहाज के उसे बीच में ही काट दी। बस करो, ये ड्रामा बंद करो, मेरे पास ये सब देखने का ना टाइम है ना पेशेंस। तुम आखिर चाहते क्या हो? ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ, फिर तुम सब अपनी हैप्पी फैमिली के साथ आराम से रहना। इतना कहकर मैं उठने लगा। लियम का चेहरा एकदम लाल पड़ गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। डेमन, ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा घर है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? क्लेयर ने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ डर था, जैसे उसे लग रहा हो कि एक गलत कदम और मैं सच में इस घर से चला जाऊंगा। ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, जो तुम्हें सही लगे वही करो। इस घर में किसी को भी तुम्हारे खिलाफ बोलने का हक नहीं। इतना बोलकर उसने अपनी बेटियों को तीखी नजर से घूरा। विक्टर ने भी वही सख्त नजर डाली। बिल्कुल सही डेमन, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर यहाँ किसी को तुमसे प्रॉब्लम है तो वो खुद बाहर जा सकता है। अब से तुम वही करोगे जो तुम्हें सही लगे। मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हारे खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है। उन दोनों का स्टैंड मुझे पसंद आया। कम से कम इन्हें पता था कि उनकी असली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अगर ये लोग अपने ही असली बेटे को छोड़कर एक अडॉप्टेड बेटे के लिए खड़े होते तो शायद मैं इनके साथ इतना नरम नहीं रहता। उधर लियम शर्म, दुख और बेइज्जती के बीच फंसा बैठा था। उसका मन कर रहा था जमीन में गड़ जाए, लेकिन उठकर जाने की हिम्मत भी नहीं थी। अब वो स्टर्लिंग फैमिली का यंग मास्टर नहीं था, अब वो बस एक ऐसा लड़का था जो किसी और के घर में रह रहा था, और यही बात उसे अंदर से और जला रही थी। क्लेयर ने उसकी तरफ मुड़कर नरम आवाज में कहा, लियम, रोना बंद करो। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। डेमन डेमन है और तुम हो। तुम दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। शांत हो जाओ और घर में ही रहो। लेकिन लियम फिर भी सुबकते हुए बोला, मुझे बस डेमन के साथ जो हुआ उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने खाना खाते खाते हाथ रोका और उसकी तरफ देखा। हो गया तुम्हारा। तुम कहते हो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अभी तक स्टर्लिंग हाउस छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं दिखा। जब यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया है तो ये बेचारे बनने का एक्ट बंद कर। सच में देखने में बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। और एक बात साफ सुन लो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अब से मुझे नाम लेकर बुलाना। मैं साफ समझ रहा था लियम क्या कर रहा है, बेचारा बनकर सबकी सिंपैथी लेना ताकि पूरा घर उसके साइड खड़ा हो जाए। इतने लो लेवल ट्रिक्स मेरे सामने कोई मायने नहीं रखते। अगर उसे ड्रामा करना है तो करता रहे, लेकिन अगर उसने लिमिट क्रॉस की तो फिर बाद में जो होगा उसके लिए वो मुझे ब्लेम नहीं कर सकता, चाहे विक्टर और क्लेयर की रिस्पेक्ट में ही क्यों ना हो। मेरी बात सुनते ही लियम का चेहरा ऐसे जम गया जैसे सबके सामने किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। कभी उसका चेहरा सफेद पड़ रहा था, कभी लाल, अंदर से वो गुस्से में जल रहा था, कभी लाल, अंदर से वो गुस्से में जल रहा था। लेकिन इतने लोगों के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इतनी बुरी तरह एक्सपोज होने के बाद अब बेचारे वाला एक्ट जारी रखना उसके लिए भी मुश्किल था। एला चारों बहनों में सबसे छोटी और सबसे ज्यादा गुस्सेल थी। वो तुरंत लियम के लिए बोलने वाली थी, लेकिन तभी सेरेना ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। फिर उसने टेबल के उस पार से मुझे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था, क्यूरियोसिटी और साथ में एक सावधान जजमेंट। ये छोटा भाई वाकई अलग है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वेलकम होम। मॉम और डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये घर अब तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। जो तुम्हें सही लगे वही करो। तुम्हें किसी और की फीलिंग्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज गलती हमारी थी। हमें लगा था तुम और डैड इतनी जल्दी वापस नहीं आओगे, इसलिए हम सब बाहर चले गए थे। प्लीज इसे गलत मत समझना। हम सच में खुश है कि तुम वापस आ गए। मैंने बस उसकी तरफ एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा। अपनी बड़ी बेटी को बोलते देख आखिरकार विक्टर का चेहरा थोड़ा रिलैक्स। फिर उसने स्टाफ को इशारा किया। अगला कोर्स सर्व करने के लिए आज रात किचन को हर तरह की डिश बनाने के लिए कहा गया था, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि मुझे क्या पसंद है। तभी सेरेना ने अचानक कैजुअल तरीके से पूछा, वैसे डैड, डेमन आखिर बड़ा कहाँ हुआ? और जिन्होंने उसे पाला उनका क्या?
आगे उस साइड को कैसे हैंडल करेंगे। उसने ये ऐसे पूछा जैसे बस अचानक उसके दिमाग में सवाल आ गया हो। लेकिन तभी उसने विक्टर के चेहरे का बदलता एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया। उसकी आंखों में हल्का सा शक उभरा। डैड, आप चुप क्यों हो गए? क्या कोई ऐसी बात है जो आप बताना नहीं चाहते? अब हम सब फैमिली है। डेमन से जुड़ी हर चीज हम सबसे जुड़ी है। हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। लग रहा था ये डिनर अब शांति से खत्म होने वाला नहीं था। मैंने नैपकिन उठाकर अपने होठ का किनारा साफ किया और शांत आवाज में बोला, अगर जानना है तो सीधे मुझसे पूछो। पूरा टेबल चुप हो गया। जब मैं छोटा था तब एक बूढ़े ताओइस्ट मास्टर ने मुझे अपने पास रख लिया था। मैं एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में बड़ा हुआ। वो मंदिर एक दूर पहाड़ पर था। हालात बहुत खराब थे और वहाँ शायद ही कभी कोई आता था। मैं और मेरे मास्टर मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। मैं कभी किसी असली स्कूल में नहीं गया। मास्टर ने ही मुझे मंदिर में पढ़ना लिखना सिखा। बचपन में मैं बहुत कम पहाड़ से नीचे उतरा। मैं कुछ सेकंड रुका, फिर आगे बोला, 3 महीने पहले मेरे मास्टर की बुढ़ापे की वजह से मौत हो गई। उसके बाद मैं मंदिर में अकेला रह रहा था। फिर हाल ही में डैड मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और मुझे घर ले आए। मैंने एक और बात जोड़ दी, अब वो मंदिर बंद हो चुका है, उसे चलाने वाला कोई। हालांकि अगर कभी मेरा वापस जाने का मन हुआ तो मैं जा सकता हूँ। मैं अकेले मैनेज कर लूंगा। मैंने अपनी पूरी पिछली जिंदगी सिर्फ कुछ लाइनों में बता दी। मेरी आवाज पूरे समय शांत थी। ना कोई शिकायत, ना आंसू, ना किस्मत को दोष देने वाला एक शब्द। लेकिन क्लेयर और विक्टर की हालत अलग। दोनों की आंखें खुद ब खुद भर आईं। चारों बहनें भी पूरी तरह शॉक्ड थी। उनके अंदर एक साथ कई इमोशंस टकरा रहे थे। उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं था कि उनका असली भाई ऐसी जिंदगी जीकर बड़ा हुआ है। उसे तो स्टर्लिंग फैमिली का लाडला यंग मास्टर होना चाहिए था, सबका फेवरेट, सबका चहेता। यहाँ तक कि एला को भी पहली बार अपनी हरकत पर थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ। उसे समझ आ गया था कि उसने पहले जो एटीट्यूड दिखाया वो गलत था। उधर लियम अंदर ही अंदर अलर्ट हो गया। उसे लगा मैं बहुत चालाक और कैलकुलेटिव हूँ। उसके हिसाब से मैंने ये सारी बातें सिर्फ सबकी सिंपैथी लेने के लिए बोली थी। उसका पहला इंस्टिंक्ट फिर से माफी मांगने का था, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि मैंने पहले उसे कैसे चुप करा दी। इसलिए उसने वो बात निकल ली। फिर उसने दूसरा तरीका चुना। उसे लगा शायद ये ज्यादा स्मार्ट लगेगा। डेमन, अब जब तुम घर वापस आ गए हो तो आगे सब बेहतर ही होगा। तुम अभी नई चीजों के आदी हो रहे हो। अगर कोई भी चीज समझ ना आए या किसी चीज में हेल्प चाहिए हो तो कभी भी मेरे पास आ जाना। मैं पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की। और अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें सिटी भी घुमा सकता हूँ ताकि तुम्हें यहाँ की आदत हो जाए। मैं उसकी हर चाल साफ देख पा रहा था। फिर भी मैंने सपाट आवाज में बस इतना कहा, ओके थैंक्स। क्लेयर अब भी मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में दर्द और गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मुंह में ठीक हूँ। मैं और मेरे मास्टर साथ में खुश थे। हाँ, हालात मुश्किल थे लेकिन मंदिर बहुत शांत था और मेरे मास्टर मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो अगर सब चीजें मिलाकर देखूं तो मेरा बचपन खुशहाल ही था। और ये बात पूरी तरह झूठ भी नहीं। असल डेमन सच में उन सालों में खुश था, चाहे मंदिर की जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न रही हो। उसके मास्टर ने हमेशा उसे बिना किसी कमी के प्यार दिया था। जो थोड़ा बहुत उनके पास होता उसमें से सबसे अच्छा हिस्सा हमेशा डेमन को मिलता। मंदिर में शायद ही कोई आता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी, बहुत सिंपल थी। वो बिना किसी टेंशन या बोझ के हर दिन जीता था। जब बचपन में उसे अकेलापन महसूस होता तो वो पीछे वाले पहाड़ पर चला जाता और जानवरों के साथ खेलता। अकेला होकर भी वो खुश रहता था। उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। डेमन हमेशा कहा करता था कि उसे कभी नहीं लगा कि वो दुख झेल रहा है। असल दर्द तब शुरू हुआ जब उसके मास्टर की हालत बहुत खराब हो गई और कुछ भी नहीं किया जा सका। उसका मास्टर ही इस दुनिया में उसका इकलौता परिवार था। वहीं उसकी पूरी दुनिया था और पहली बार उसे किसी अपने को हमेशा के लिए खोने का दर्द महसूस हुआ। मास्टर की मौत के बाद वो अकेला मंदिर में रहने लगा। बिना किसी से बात किए चुपचाप हर दिन बिताता रहा। फिर विक्टर के उसे ढूंढने से करीब 2 हफ्ते पहले डेमन पीछे वाले पहाड़ पर लकड़ियां इकट्ठा करने गया था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो सीधा खाई से नीचे गिर पड़ा। उस सुनसान पहाड़ पर कोई नहीं था। किसी ने कुछ नहीं देखा। वो बिना आवाज के, बिना किसी गवाह के मर गया। उसकी आत्मा ग्रिम हेवन पहुंची। ठीक उसी समय जब मैं अपने कुछ काम निपटाने के लिए शहर वापस लौटा था, जब मेरी मुलाकात डेमन की आत्मा से हुई तो उसकी किस्मत ने तुरंत मेरा ध्यान खींच ली। उसके बर्थ चार्ट और चेहरे के हिसाब से उसे तो बेहद अमीर और आरामदायक जिंदगी मिलनी चाहिए। परफेक्ट फॉर्चून, लंबी उम्र, दुनिया में बहुत रेयर किस्मत। ऐसी किस्मत आमतौर पर कई जन्मों के पुण्य से बनती, लेकिन फिर भी वो ग्रिम हेवन में मौजूद था। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। उसकी मौत गलत तरीके से हुई थी। किसी और की वजह से उसकी असली किस्मत बीच में ही काट दी गई थी और उसी समय ग्रिम हेवन खुद भी एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। मुझे पर्सनली मॉर्टल वर्ल्ड में आना ही पड़ने वाला था। इसलिए मैंने डेमन की आत्मा के सामने एक फेयर डील रखी। मैं उसकी पहचान उधार लेकर मॉर्टल वर्ल्ड में अपना काम पूरा करूंगा। हम दोनों को जो चाहिए था वो मिल गया और इसी तरह मैं यहाँ पहुंचा, स्टर्लिंग फैमिली के बीच, ये नई जिंदगी जीते हुए। हालांकि अगर मैं इन्हें सच बता भी दूं तो भी इनमें से कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, खासकर विक्टर और क्लेयर तो बिल्कुल नहीं। मेरी बातें सुनने के बाद अब उन्हें और भी ज्यादा यकीन हो गया था कि मैं एक समझदार और दयालु बच्चा हूँ। उनके हिसाब से मैंने ये सारी बातें सिर्फ उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए कही थी। दोनों अंदर ही अंदर टूट रहे थे।
उनका बेटा तो ऐशो आराम वाली जिंदगी में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उनसे सालों तक दूर रहा और ऐसी मुश्किलें झेलता रहा जो उसे कभी झेलनी ही नहीं चाहिए थी। उसी पल उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो मुझे हर चीज 10 गुना लौटा कर देंगे। डाइनिंग टेबल का माहौल भारी हो चुका था, हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा बैठा था। स्टर्लिंग फैमिली की चारों बहनें भी अब शांत थी, सब सिर झुकाकर चुपचाप खाना खा रही थी। अब उनमें से किसी ने कोई नया ड्रामा शुरू नहीं किया। उधर विक्टर और क्लेयर का पूरा ध्यान मुझ पर था। हर थोड़ी देर में वो प्यार से पूछ लेते, डेमन कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई, सूप चाहिए, मोम डाल दे। लियम उनके पास बैठा था, लेकिन उसके चेहरे की मायूसी छुप ही नहीं रही थी। एला कई बार उसकी तरफ से कुछ बोलने वाली होती, लेकिन हर बार जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती, उसे मेरी बातें याद आ जाती और उसके शब्द गले में ही अटक जाती। मैं बस आराम से खाना एंजॉय कर रहा था, लेकिन स्टर्लिंग फैमिली के लिए वो छोटा सा सीन भी कुछ और ही मतलब ले चुका। क्लेयर मुझे देख रही थी, उसकी आंखें फिर से हल्की नम हो गई। उसका दिल इतना नरम पड़ चुका था कि दर्द होने लगा। बस मुझे खाते हुए देखकर ही उसे समझ आ गया कि शायद मुझे जिंदगी में कभी ऐसा खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। एक टूटे फूटे मंदिर में, दूर पहाड़ पर रहना, हालात खुद सब बता रहे थे। वहां तो रोज पेट भर खाना मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात थी। अच्छा खाना तो शायद कभी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा। क्लेयर ने उसी वक्त मन में फैसला कर लिया, अब से वो हर दिन मेरे लिए कुछ नया और स्वादिष्ट बनाएगी। डिनर खत्म होने के बाद सारे बच्चे आज्ञाकारी तरीके से लिविंग रूम में जाकर बैठ गए। विक्टर ने इसे फैमिली बॉन्डिंग टाइम का नाम दिया, अपने उस बेटे के साथ जो अभी अभी घर लौटा था। मैं लिविंग रूम के बीचों बीच पड़े बड़े से लेदर सोफे में आराम से धंस गया और सामने लगे विशाल फ्लैट स्क्रीन टीवी को टकटकी लगाकर देखने लगा, पूरी तरह मोहित। क्लेयर हल्की मुस्कान के साथ बोली, डेमन तुम्हें टीवी इतना पसंद है क्या? मेरी आंखें अब भी स्क्रीन पर ही थी। मैंने जोर से सिर हिला दिया। ये टीवी तो कमाल की चीज थी, स्टेज पर होने वाले किसी भी परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा मजेदार। मुझे मॉर्टल वर्ल्ड में आए बहुत लंबा समय हो चुका। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ इतना बदलाव आ चुका होगा। इस वक्त मैं बिल्कुल उस गांव वाले इंसान जैसा महसूस कर रहा था जो पहली बार शहर आया हो। क्लेयर मुझे देखती रही और उसकी आंखें फिर लाल हो गई। उसका बेचारा बेटा इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसने जिंदगी में कभी ठीक से टीवी तक नहीं देखा। उधर वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी और तभी टीवी पर शो खत्म होकर एड्स आने लगे। क्लेयर ने तुरंत रिमोट उठा लिया। डेमन, मोम तुम्हारे लिए कुछ और लगाती है। जो ड्रामा चल रहा था वो आज के लिए खत्म हो, चलो दूसरा चैनल देखते हैं, बहुत सारे अच्छे शो आते हैं। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। क्लेयर ने कैजुअली चैनल बदला और एक फैमिली ड्रामा पर रुक गई। फिर उसने रिमोट नीचे रख दिया, लेकिन अगले ही पल पूरा लिविंग रूम अजीब सी खामोशी में डूब गया। पास बैठा लियम अचानक गहरे लाल रंग का हो गया। उसकी आंखों में शर्म और बेइज्जती साफ जल रही थी। इतने सारे टाइमिंग्स में टीवी पर वही स्विच्ड हेयर वाला ड्रामा चल पड़ा था, दो बच्चों का जन्म के समय बदल जाना। और आज वाला एपिसोड वही था जहां असली बेटा आखिरकार घर वापस आता है। क्लेयर स्क्रीन को देखकर पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि स्क्रीन पर चल रही कहानी उनकी खुद की हालत से लगभग पूरी तरह मैच कर रही थी। माहौल इतना ऑकवर्ड हो चुका था कि सांस लेना मुश्किल लगे। असली बेटा घर वापस आता है, लेकिन अडॉप्टेड बेटा भी वहीं रहता है। पेरेंट्स उसे जाने नहीं देते, बल्कि पहले से भी ज्यादा लाड प्यार करने लगते हैं। अडॉप्टेड बेटे को खजाने की तरह ट्रीट किया जाता है और असली बेटे को लगभग साइड कैरेक्टर बना दिया जाता है। पूरा लिविंग रूम भारी चुप्पी में डूब गया और जाहिर सी बात है मैंने इसी वक्त बोलना चुना, फिन ही नहीं है। कोई अपने असली बेटे से ज्यादा एक अडॉप्टेड बच्चे को कैसे चुन सकता है? हाँ, इतने साल साथ रहने से लगाव होना नॉर्मल है, वो इंसानी बात है, लेकिन उसके लिए अपने असली बच्चे को दुख देना वो तो गलत है। मैंने बार बार सिर हिलाया। चेहरे पर बिल्कुल सच्ची हैरानी वाला एक्सप्रेशन था। विक्टर और क्लेयर दोनों समझ गए कि मैं किसी पर ताना मार रहा हूँ, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सकते थे। आखिर उन्होंने लियम को घर से निकाला भी नहीं था और ना ही कभी मुझे ठंडा बर्ताव दिखाया था। उन्होंने सच में मेरे साथ बुरा नहीं किया था। असल में वो लियम को छोड़ ही नहीं पा रहे थे। 10 साल से ज्यादा का रिश्ता एक रात में खत्म नहीं होता, लेकिन उन्हें अपनी लिमिट पता थी। चाहे वो लियम की कितनी भी परवाह करें, वो कभी मेरे नुकसान पर नहीं होगा। इसलिए दोनों खुद को समझाने लगे, वो बस शो पर कमेंट कर रहा है, बस इतना ही। और अगर ताना भी है तो वो बहनों के लिए है, हमारे लिए नहीं। विक्टर और क्लेयर मन ही मन खुद को शांत करने लगे और अंदर उठ रही बेचैनी को दबा दिया। शुरुआत में उन्होंने सच में सोचा था कि लियम को घर छोड़ देना चाहिए। आखिर वो लगभग बालिग हो चुका था। वो लोग लियम के लिए अलग रहने की जगह खरीद सकते थे, हर महीने अलाउंस दे सकते थे, उसे यूनिवर्सिटी भेज सकते थे। लेकिन चारों बेटियों ने इसका जमकर विरोध किया। सबने मिलकर विक्टर और क्लेयर से फैसला बदलने की रिक्वेस्ट की, और क्योंकि दोनों खुद भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, आखिर में लियम इसी घर में रह गया। ये सोचते ही विक्टर ने अपनी बेटियों की तरफ सख्त नजर डाली। उधर लियम अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने चेहरा ढक लिया, रोना दबाने की कोशिश की, फिर सीधा ऊपर भाग गया। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे जाते हुए देखा। अब इसे क्या हो गया? एला का चेहरा पूरी तरह ठंडा था, लेकिन उसने खुद को बोलने से रोक लिया। क्लेयर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। लियम को शायद बस थोड़ा टाइम चाहिए एडजस्ट करने के लिए। मैंने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए पूछा, तो अब अगर मैं यहाँ रहने वाला हूँ, क्या ये हर दिन रोएगा? ये तो बहुत थका देने वाला होने वाला है। क्लेयर पूरी तरह चुप हो गई। उसके चेहरे पर साफ थकान दिखाई दे रही थी। और तभी एला आखिर फट पड़ी, तुमने ये जानबूझकर किया ना?
मैंने तुरंत उसकी तरफ मासूमियत से देखा। क्या जानबूझकर किया? एला दांत भींचकर मुझे घूरने लगी। तुम अभी जानबूझकर लियम को परेशान कर रहे थे, है ना? मोम और डैड पहले ही बोल चुके हैं कि वो तुम्हारे लिए सब ठीक करेंगे। अब और क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें तभी चैन मिलेगा जब लियम इस घर से चला जाएगा? अब सारी बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। मैंने रिमोट टेबल पर रखा और धीरे से खड़ा हो गया। फिर बर्फ जैसी ठंडी नजर से एला को देखते हुए बोला, और तुम्हारा क्या? क्या तुम्हें रास्ता साफ करने के लिए मुझे इस घर से गायब चाहिए ताकि तुम्हारा प्यारा लियम आराम से रह सके? लगता है मैं अपने ही घर में मुंह भी नहीं खोल सकता, कहीं एक फेक हेयर के फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चल दिया। पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो गया। तभी विक्टर की भारी आवाज गूंजी, मैं तुम सबको वार्निंग दे रहा हूँ। अगर मैंने दोबारा किसी को डेमन के साथ ऐसा बिहेव करते देखा तो मैं तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगा। उसका एक्सप्रेशन बेहद सख्त हो चुका था। तुम लोगों को एक बात समझनी होगी, डेमन तुम्हारा भाई है, तुम्हारा असली भाई। उसी माँ के पेट से पैदा हुआ। इस पूरी बदली हुई पहचान वाले मामले में लियम से कहीं ज्यादा पीड़ित डेमन है। तुम लोग लियम के लिए इतना परेशान रहते हो, लेकिन क्या कभी सोचा कि तुम्हारे अपने भाई ने इतने साल क्या झेला? उसकी आवाज और भारी हो गई। स्टर्लिंग फैमिली को लियम का ख्याल रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे कभी भी डेमन से ऊपर नहीं रखा जाएगा। फिर उसकी नजर सीधा एला पर टिक गई। चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। मुझे पता है तुम और लियम की उम्र करीब है और तुम दोनों हमेशा करीब रहे हो। मैं समझता हूँ तुम उसका पक्ष क्यों लेती हो, लेकिन ये बात अपने दिमाग में साफ कर लो। डेमन ने कुछ गलत नहीं किया और वो तुम लोगों का कुछ भी उधारदार नहीं है। मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, जो भी दोबारा डेमन को हर्ट करेगा उसे मुझसे जवाब देना पड़ेगा। एला के होठ हल्के से फड़के उसे साफ समझ आ गया था कि ये बात खासकर उसी के लिए कही गई थी। डैड, चिंता मत कीजिए, हमें पता है कैसे बिहेव करना है। तभी सेरेना ने बात संभाली और आज का मामला फिर से समझाया। हमें लगा था आप लोग इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, इसीलिए हम सब लियम की कंपटीशन देखने चले गए। अगर पता होता कि आप लोग जल्दी आने वाले हैं तो हम कभी बाहर नहीं जाते। लिली और ग्रेस ने भी तुरंत सिर हिला के हामी भरी। वो दोनों ट्विंस थी। विक्टर और क्लेयर भारी चेहरे के साथ ऊपर चले गए और चारों बहनें लिविंग रूम में एक दूसरे को देखने लगी। तभी लिली धीरे से बोली, सेरेना, तुम्हें नहीं लगता हमारा भाई थोड़ा? वो सही शब्द ढूंढते हुए रुक गई। अलग है, उसकी पर्सनैलिटी वाकई कुछ और ही है। सेरेना ने पूरे शाम का सीन दिमाग में दोहराया, फिर धीरे से सिर हिलाया। वो ऐसा इंसान है जो कभी नुकसान सहकर चुप नहीं बैठेगा और उसकी जुबान इतनी तेज है कि किसी को भी काट दे। लेकिन मुझे नहीं लगता वो जानबूझकर लोगों को उकसाता है। वो बस वही बोलता है जो उसके दिमाग में होता, बिना किसी फिल्टर के, थोड़ा जरूरत से ज्यादा सीधा। फिर उसे आज रात लियम का बिहेवियर याद आया। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गई। लियम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर उसने अपना माइंडसेट नहीं बदला तो आखिर में खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। जैसा डैड ने कहा, चाहे हम उसके साथ कितने भी साल रहे हों, चाहे उससे कितना भी लगाव हो, हम अपने असली भाई को उसके लिए सेकंड प्लेस पर नहीं रख सकते। उसे ये सोच बदलनी होगी। फिर सेरेना ने एला की तरफ देखा। तुम उसके सबसे करीबी हो, उससे बात करो, उसे समझाओ कि इतना ओवर थिंक करना बंद करे। डेमन वापस आया है तो जाहिर सी बात है मोम और डैड उसे ज्यादा प्यार देंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लियम से प्यार करना बंद कर देंगे। वो अब भी उनका बेटा है। एला भले ही जल्दी गुस्सा हो जाती, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं थी। उसने पूरे यकीन के साथ सिर हिलाया, समझ गई। और एक बात, सेरेना का एक्सप्रेशन अचानक और सख्त हो गया। पूरी की पूरी बड़ी बहन वाली वाइब। अब से डेमन के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करना, वरना मुझे खुद तुमसे निपटना पड़ेगा। इतना कहकर वो उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। लिली और ग्रेस ने एक दूसरे को देखा, फिर वो भी उसके पीछे चली गई। पीछे एला गुस्से से जल रही थी। ये क्या है यार, सबने वही किया था, लेकिन आखिर में पूरी गलती मेरी कैसे बन गई? उधर नीचे क्या हो रहा था मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने कमरे में वापस गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरा विक्टर और क्लेयर ने बहुत ध्यान से तैयार कर, हर चीज में सोच और केयर साफ दिखाई दे रही। डिजाइन से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ एक यंग लड़के की पसंद के हिसाब से था। और सबसे अच्छी बात, कमरे में कहीं भी पिंक कलर नहीं था। अगर पूरा कमरा पिंक होता तो शायद मैं पूरी रात सो ही नहीं पाता। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, मुझे तुरंत हवा में कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने हाथ उठाया और पूरे कमरे के चारों तरफ एक वार्निंग सील लगा दी। बेहतर था कि किसी को कुछ अनयूजुअल महसूस ना हो। अगले ही पल हवा में से अचानक एक काले रोब और मास्क पहने आदमी का शरीर प्रकट हुआ। वो मेरी तरफ चला और एक घुटने पर बैठ गया। योर हाइनेस, मैंने भौं सिकोड़कर उसे देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन सवाल पूछते ही मेरे अंदर एक बुरा एहसास उठा और जैसा सोचा था वैसा ही निकला। सोवरेन ने मुझे मैसेज देने भेजा है। वो ग्रिमहेवन वापस लौट आई है। क्या? वो तो 6th हॉल में थी ना। उन्हें ग्रिमहेवन वापस आए कितना समय हो गया। मैं अभी अभी मॉडल वर्ल्ड में आया था और वो पहले ही लौट आई। मैंने तो यही सोचा था कि सिस्टर एलारा अभी बाहर होंगी, तभी मौका देखकर मैं निकल आया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं मुश्किल से बाहर निकला था और वो तुरंत वापस आ गई। उनकी दी हुई सारी वार्निंग्स मेरे दिमाग में घूमने लगी। बिना परमिशन के कभी मॉडल वर्ल्ड मत जाना, सिटी से जुड़ा कोई भी मामला पहले मुझसे डिस्कस करना। और अब मेरी आंखों में हल्की सी गिल्ट चमक गई, लेकिन उस समय मेरी मुलाकात डेमन की आत्मा से हो। टाइमिंग एकदम परफेक्ट लगी, इसलिए मैंने सोचा
एलारा के लौटने से पहले सब निपटा दूंगा। लेकिन एलारा के स्वभाव को देखते हुए अब तो पक्का मेरी क्लास लगने वाली थी। मास्क वाला आदमी फिर बोला, योर हाइनेस, सोवरेन ग्रिम हेवन लौट चुकी है। और जब उन्हें पता चला कि आप बिना ऑथराइजेशन के मॉर्टल वर्ल्ड आ गए तो वो बेहद गुस्से में थी। इसीलिए उन्होंने मुझे ये मैसेज देने भेजा है। वो धीरे से खड़ा हुआ और मैसेज पेश करने वाला इशारा किया। हवा में हल्की रोशनी चमकी, फिर अचानक एक लिफाफा प्रकट हुआ। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह हवा में चमकते हुए सिर्फ एक लाइन दिखाई दी। मैंने एक पल में पूरा मैसेज पढ़ लिया। मैं जल्द पहुंच रही हूँ। वो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एलारा खुद मॉर्टल वर्ल्ड आने वाली है। ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं थी। मास्क वाले दूध की आवाज बिल्कुल सपाट थी। योर हाइनेस, सोवरेन के फैसले को कोई नहीं बदल सकता, यानी सपने देखना बंद कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। मैं चुप हो गया। अगले ही पल वो आदमी वैसे ही गायब हो गया जैसे आया था। मैं पूरी तरह पिचके हुए गुब्बारे जैसा सोफे पर ढह गया। सारी एनर्जी निकल चुकी थी। अगर एलारा सच में आ रही है तो वो आखिर आएंगी कैसे? अगर वो अपनी असली सोवरेन वाली पहचान में आई तो ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं पाएंगी। ये सोचते ही मेरे अंदर उम्मीद की छोटी सी चिंगारी जली। और जहां तक बाद में मुझसे हिसाब बराबर करने की बात है, मैंने ये सब ग्रिमहेवन के लिए ही किया था, तो शायद वो इस बात को ध्यान में रखकर मुझ पे थोड़ी नरमी दिखाए। अगली सुबह जब स्टर्लिंग फैमिली नीचे आई तो उन्होंने मुझे लिविंग रूम में टीवी देखते हुए पाया। सबके कदम एक साथ रुक गए। हर किसी ने घड़ी की तरफ देखा, फिर एक दूसरे को। पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 6 बजे थे। पीछे से आवाज आने पर मेरा ध्यान टूटा। मैंने पलटकर उन्हें देखा। गुड मॉर्निंग, मैंने बिल्कुल कैजुअल तरीके से कहा और अगले ही पल फिर से टीवी की तरफ मुड़ गया। इतना डूब कर देख रहा था जैसे एक सेकंड भी मिस करना गुनाह हो। क्लेयर आखिर होश में आई और सीधे मेरे पास आके बैठ गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। मॉर्निंग न्यूज चल रही थी। डेमन, तुम्हें सच में टीवी बहुत पसंद है। क्या मोम तुम्हारे कमरे में भी एक टीवी लगवा दे? क्लेयर बस मुझे वो हर चीज देना चाहती थी जो मुझे पसंद आए। बिना कोई सवाल किए मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मैं खुशी से सिर हिलाने ही वाला था कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई सेरेना बोल पड़ी, मोम, ये अच्छा आइडिया नहीं है। अगर डेमन के कमरे में टीवी लग गया तो ये पूरी रात वही देखता रहेगा। ये अभी ग्रो कर रहा है। उसकी बात सुनते ही क्लेयर को जैसे अचानक होश आया। तुम सही कह रही हो। डेमन जिस तरह टीवी में खो जाता है, अगर कमरे में टीवी हुआ तो ये पूरी रात जागेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। डेमन, मोम ने ठीक से सोचा नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारी नींद खराब नहीं होने दे सकते। तुम यहाँ लिविंग रूम में टीवी देखना। मोम तुम्हारे साथ बैठेगी भी और हम साथ में बातें भी करेंगे। मेरे पूरे रात टीवी देखने वाले खूबसूरत सपने का वही अंत हो गया। मैंने गहरी शिकायत भरी नजर से सेरेना को देखा। उसे मैं पसंद ही नहीं हूँ। वो तो मुझे टीवी तक नहीं रखने दे रही। अब तो तुलना में अलारा ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। क्लेयर ने मेरा फूला हुआ चेहरा देखा और उसे एक साथ मजेदार भी लगा और दिल तोड़ने वाला भी। आजकल हर बच्चा फोन में घुसा रहता। टीवी अब किसी के लिए खास चीज नहीं रही, लेकिन उसका बेटा टीवी के लिए इतना एक्साइटेड था। कौन यकीन करेगा? वो मुझे प्यार से समझाने लगी, कमरे में टीवी रखना सच में प्रैक्टिकल नहीं है। तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी और वैसे भी तुम्हें हर वक्त कमरे में बंद नहीं रहना चाहिए। बेडरूम सोने के लिए होते हैं। अगर टीवी देखना है तो यही लिविंग रूम में देखा करो। वैसे भी इस घर में कोई तुमसे रिमोट के लिए लड़ने वाला नहीं। मैंने कुछ देर सोचकर सिर हिलाया। असल चीज टीवी तक एक्सेस थी, बाकी सब चलता है। फिर मैंने एक बात बहुत साफ कर दी, लेकिन तुम में से कोई भी मेरे साथ रिमोट के लिए फाइट नहीं करेगा। क्लेयर हंस पड़ी। उसकी आंखें पूरी गर्मजोशी से भरी हुई थी। हाँ, पूरा टीवी सिर्फ तुम्हारा है और अगर किसी ने तुम्हारा चैनल बदलने की कोशिश की तो मैं खुद उससे निपटूंगी। क्लेयर ने ये बोलते हुए सीढ़ियों से उतरती अपनी बेटियों की तरफ खास नजर डाली। सेरेना के होठ हल्के से फड़के उसे पढ़ के सहा। सेरेना के होठ हल्के से फड़के सहारा। सेरेना के होठ हल्के से फड़के सहारा। वो भला रिमोट के लिए क्यों लड़ेगी? अगर कोई सच में लड़ सकता था तो वो सिर्फ एला थी। एला ऐसे उछली जैसे किसी ने उसकी पूंछ पे पैर रख दिया हो। आप मेरी तरफ क्यों देख रही है? क्या आपको सच में लगता है मैं इसके साथ टीवी के लिए लड़ूंगी? मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ। लेकिन उसका ये रिएक्शन मामला और खराब कर गया। पूरा लिविंग रूम अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ उसी को देखने लगा और तभी मैंने आराम से आखिरी वार किया। वैसे अगर तुम लड़ना भी चाहो तो पहले जीतने लायक होना पड़ेगा। क्लेयर तुरंत एला की तरफ घूमी। तुम डेमन से रिमोट के लिए बिल्कुल नहीं लड़ोगी। समझिए, अगर मुझे पता चला कि तुम उसे परेशान कर रही हो तो मैं तुम्हारे डैड से कहकर तुम्हारा पूरा अलाउंस बंद करवा दूंगी, पूरा का पूरा। एला तुरंत फूले हुए मेंढक जैसी लगने लगी। गाल फूल गए, चेहरा गुस्से और शिकायत से टेढ़ा हो गया और वो चोरी छिपे मुझे कई बार घूरने लगी। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। वो इतनी चिढ़ गई थी कि उसका नाश्ता खाने का मन तक खत्म हो गया। तभी विक्टर ने अचानक एक नया मुद्दा उठाया। मेरी उम्र का कोई भी लड़का इस वक्त हाई स्कूल के फाइनल ईयर में होता। लियम अगले जून में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला था, तो जाहिर सी बात थी डेमन को भी वही होना चाहिए था। लेकिन उसने पूरी जिंदगी मंदिर में बिताई थी, कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं। अब असली सवाल था उसे किस क्लास से शुरू कराया जाए। क्या वो सीधे फाइनल ईयर में जाकर पढ़ाई संभाल पाएगा? स्कूल में एडमिशन दिलाना आसान था, असल सिरदर्द था सही ग्रेड तय करना। विक्टर जितना ज्यादा सोच रहा था उसकी भौहें उतनी ही सिकुड़ती जा रही थी।
आखिर उसने सीधे मुझसे इस बारे में बात की, और क्योंकि मैं खुद इस दुनिया को समझने के लिए स्कूल जाना चाहता था, मैंने बिना झिझक तुरंत हाँ कर दी। लियम की आंखों में हल्की चमक आई, फिर वो मुस्कुराकर बोला, डैड, डेमन को मेरी क्लास में डाल दीजिए ना, इस तरह मैं उसका ध्यान भी रख पाऊंगा और पढ़ाई में हेल्प भी कर दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। विक्टर को यह आइडिया थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो परेशान भी था। अगर मैं पढ़ाई में पीछे रह गया तो आखिर लियम के ग्रेड्स हमेशा शानदार रहे थे, और क्योंकि स्विस्ड चाइल्ड वाली कहानी उनके सोशल सर्कल में पहले से सबको पता थी, तो लोगों का मुझे और लियम को कंपेयर करना तय था। विक्टर को डर था कि इससे मेरी प्राइड को चोट लग सकती है। तभी सेरेना शांत आवाज में बोली, डैड, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर डेमन को पढ़ाई में दिक्कत हुई तो हम उसके लिए प्राइवेट ट्यूटर रख देंगे, और जब भी टाइम मिलेगा हम खुद भी उसे पढ़ा देंगे। वैसे भी ये सेमेस्टर लगभग खत्म होने वाला है। डेमन अगले सेमेस्टर से स्कूल शुरू कर सकता है, तब तक हम उसे अच्छे से तैयार कर देंगे। मुझे लगता है वो ठीक रहेगा। क्लेयर की आंखें चमक उठी, उसने खुशी से हाथ थपथपाए। ओ बिल्कुल, मैंने ये क्यों नहीं सोचा, प्राइवेट ट्यूटर। फिर उसने एला की तरफ देखकर कहा, एला को छोड़कर तुम तीनों की पढ़ाई हमेशा बहुत अच्छी रही है। डेमन को फाइनल ईयर का सिलेबस पढ़ाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसने उसी वक्त फैसला सुना दिया, डेमन, पहले कुछ दिन आराम से सेटल हो जाओ, उसके बाद तुम तीनों बारी बारी से उसे पढ़ाओगी। हर कोई एक सब्जेक्ट संभालेगा और उसे जितनी जल्दी हो सके कैचअप करवाएगा। सेरेना ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे ठीक लगता है। जब सबसे बड़ी बहन मान गई तो लिली और ग्रेस ने भी हामी भर दी। एला समझ ही नहीं पाई कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या बुरा। आखिर अभी अभी सबके सामने उसे पढ़ाई में कमजोर घोषित कर दिया गया था। असल में मैं मना करने वाला था, लेकिन क्लेयर के चेहरे की वो चमकती हुई खुशी देखकर मैंने अपनी ना वापस निगल ली। उधर लियम ने हल्के से अपना निचला होठ काटा और आंखें झुका ली। उसकी आंखों के अंदर छुपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वैसे भी स्विस चाइल्ड वाली बात उनके सोशल सर्कल में कब की फैल चुकी थी। विक्टर और क्लेयर ने इसे कभी छुपाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। जैसे ही मैं थोड़ा सेटल हो जाऊंगा, वो एक बड़ा बैंक्वेट रखेंगे, अपने पूरे सोशल सर्कल के बड़े लोगों को बुलाएंगे और सबके सामने मेरी असली पहचान वापस ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, ताकि आगे चलकर मुझे कभी किसी ताने या शक का सामना ना कर। मुझे वैसे ऐसे इवेंट्स खास पसंद नहीं थे, लेकिन मैं समझता था कि ये जरूरी है, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाते। कोई सोचता असली बेटा घर में वेलकम नहीं है, तो कोई सोचता कि उसे एक फेक हेयर ने दबा दिया। और जैसे ही मैं थोड़ा एडजस्ट हुआ, क्लेयर मुझे तुरंत शॉपिंग मॉल घसीट ले जाने के लिए एक्साइटेड हो गई। पूरा का पूरा शॉपिंग स्प्री प्लान सिर्फ सेरेना और विक्टर नहीं आए, क्योंकि उन्हें काम था। बाकी सबको साथ आना पड़ा और इस तरह लियम अकेला घर पर रह गया। एला फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठी थी, पूरा चेहरा अब भी गुस्से से फूला हुआ। हर कुछ सेकंड में वो रियर व्यू मिरर से मुझे घूर रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। आंखें बंद करके भी समझ सकता था वो क्यों चल रही। लियम खुद नहीं आया तो क्या अब मैं जाकर उसे मनाऊं? मॉल की पार्किंग में पहुंचने के बाद एला खुद कार पार्क करने चली गई। उधर लिली, ग्रेस, क्लेयर और मैं मॉल के अंदर चले गए और हमारी शॉपिंग शुरू हो गई। क्लेयर ने प्यार से अपना हाथ मेरे हाथ में डाल लिया। हम लोग अभी ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि अचानक मैं चलते चलते रुक गया, फिर हल्का सा सिर टेढ़ा करके ध्यान से सुनने लगा। मॉम, आपने सुना? अभी कुछ गिरने की आवाज आई थी, जैसे कोई भारी चीज बहुत ऊंचाई से नीचे गिरी हो, और वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। उस आवाज में कुछ अलग था। क्लियर ने भी सिर घुमाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दी। ये बहुत बड़ा मॉल है, हर तरफ इतना शोर है, शायद तुम्हें भीड़ की आवाज लगी होगी। वो भी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी लिली ने आगे कुछ गड़बड़ नोटिस की। हल्की हल्की चीखों की आवाज उनकी तरफ आ रही थी। मोम, आगे कुछ हुआ है। मेरी आंखें तुरंत तेज हो गई। मैंने पीछे हाथ बढ़ाकर क्लेयर की कलाई पकड़ ली। मोम, चलिए देखते हैं। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैं उन्हें खींचते हुए भीड़ की तरफ ले गया। पीछे तीनों बहनें बस एक दूसरे को देखती रह गई। उसी वक्त एला पार्किंग से वापस पहुंची। उसने चिढ़कर बड़बड़ाया, ये इतना नोजी क्यों है? लिली ने उसे सपाट नजर से देखा। ये बात मोम के सामने बोलकर देखो, फिर पता चल जाएगा। एला ने आंखें घुमाई और चुप हो गई। हमें जल्दी जाना चाहिए, अगर आगे कुछ सीरियस हुआ तो मॉम और डेमन खतरे में पड़ सकते। इतना कहकर सबने कदम तेज कर दिए। मैं क्लेयर को लगभग आधा दौड़ाते हुए भीड़ तक ले आया। मुझे इस तरह रास्ता बनाते देखकर क्लेयर हल्का मुस्कुरा दी। कौन सोच सकता था कि हमेशा इतना शांत और अलग रहने वाला डेमन असल में इतना ज्यादा क्यूरियस होगा। उल्टा इससे वो और भी प्यारा लगने लगा था। लेकिन जैसे ही क्लेयर ने सामने का सीन देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से तेज चीख निकल गई और वो तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फिर भी उसे लगा ये काफी नहीं है। वो पलटी और दोनों हाथों से मेरी आंखें ढक दी ताकि मैं सामने का डरावना सीन ना देख सकूं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतनी गंभीर घटना के बीच पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे तो बस देखना था आखिर हुआ क्या है। ये मेरी आंखें क्यों ढक रही है? मैं अंडरवर्ल्ड से हूँ, एक नज़र में समझ सकता हूँ कोई कैसे मरा। अगर मौत गलत तरीके से हुई हो तो उसकी आत्मा ग्रिम हेवन जाती है, और जो ग्रिम हेवन में आता है वो मेरा मामला बन जाता है। वैसे भी ग्रिम हेवन पहले से लगभग फुल हो चुका। मैंने धीरे से उसके हाथ हटाए। मोम, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैंने पूरी शांति से कहा। क्लेयर ने मुझे बेबस नजर से देखा। क्या मतलब बच्चा नहीं हो? तुम्हारा अभी बर्थडे भी नहीं आया है
क्या अजीब हालत है, सदियों पुरानी अंडरवर्ल्ड की आत्मा। और यहाँ मुझे बच्चा समझा जा रहा था। तभी लिली भी पहुंच गई और वो भी मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने हार मानने वाले अंदाज में माथे पर हाथ रख लिया। उधर मॉल की सिक्योरिटी तुरंत एक्टिव हो गई। पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया गया। भीड़ को पीछे हटाया जाने लगा। क्लेयर ने तय कर लिया कि वो मुझे और कुछ नहीं देखने देगी। उसने हम सबको पकड़ा और वहां से वापस ले जाने लगी। जो हुआ था उससे वो पूरी तरह हिल चुकी थी। अब उसका शॉपिंग करने का मन ही नहीं रहा। वो बस घर जाना चाहती थी। बाकी शॉपिंग फिर कभी हो सकती थी। इतनी डरावनी घटना ने पूरे आउटिंग का मूड खराब कर दिया था। लेकिन मैंने उसे रोक लिया। मोम, आप लोग कार में जाइए, मैं कॉरिडोर में थोड़ा फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ। क्लेयर मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, बिना किसी बहस की जगह छोड़े। मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। थोड़ी हवा खाने के लिए मुझे किसी चैपरोन की जरूरत नहीं। मैं साइन बोर्ड्स फॉलो करते हुए कॉरिडोर तक पहुंचा और रेलिंग के पास खड़ा हो गया। तभी एक जवान लड़का मेरी तरफ आता दिखाई दिया। जैसे ही उसने मुझे वहां खड़ा देखा, वो हल्का सा चौंक गया, फिर सिर झुकाकर जल्दी से आगे निकल गया। मेरी नजर उसके जाते हुए पीछे पर टिकी रही। मैंने हल्का सा सांस खींचा और उसी पल मुझे वो महसूस हुआ, मौत की हल्की सी गंध। मैं जानबूझकर वही कॉरिडोर में रुका रहा। कुछ देर बाद वही लड़का वापस उसी रास्ते आया, लेकिन मुझे अब भी वही खड़ा देखकर वो साफ हैरान रहे। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी तक यहीं मिलूंगा। मैं बिना जल्दबाजी किए उसका इंतजार करता रहा। जैसे ही वो करीब आया, मैंने फिर धीरे से सांस ली। बहुत हल्की थी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन था मौत की गंध उसी से आ रही थी। मैंने उसे लंबी गहरी नजर से देखा। तभी वो अचानक भड़क गया। क्या घूर रहे हो? पहले कभी किसी हैंडसम लड़के को नहीं देखा क्या? मेरी नजर पड़ते ही वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। उसके पूरे शरीर से घबराहट और गिल्ट टपक रहा था। जब कोई मौत के करीब होता है तो मौत की गंध उसके शरीर से चिपक जाती है। लेकिन वो आदमी अलग था। इसका मतलब सिर्फ 2 संभावनाएं थी। या तो वो किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आया था जिस पर मौत की गंध लगी हो, या फिर उसने खुद किसी को मारा था। पहली संभावना में बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन दूसरी बहुत सीधी थी। मेरे दिमाग में तुरंत उस लड़की का ख्याल आया जो अभी ऊपर से नीचे गिरी थी। कुछ देर बाद मैंने हाथ झाड़े और आराम से वहां से निकल गया। उधर कार में बैठी क्लेयर लगातार परेशान थी। जो कुछ उसने देखा था उसका असर अभी तक उसके दिमाग से नहीं निकला था। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी बनी हुई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका अभी वापस मिला बेटा किसी खतरे में ना पड़ जाए। और जब तक हम लोग सुरक्षित घर नहीं पहुंच गए, तब तक उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। घर पहुंचते ही उसने मॉल वाली घटना को दिमाग से हटाने की कोशिश की और सारी खरीदी हुई चीजें जमाने में लग गई। उधर घर पहुंचते ही मैं सीधे सोफे पर जाकर धम से गिर पड़ा। टीवी ऑन किया और वहीं से देखना शुरू कर दिया जहां छोड़ा था। इस पॉइंट पर मैं पूरा का पूरा टीवी एडिक्ट बन चुका था। लिली और ग्रेस अपने कमरों में पढ़ने चली गई। अगले साल उनका 4th ईयर शुरू होने वाला था और दोनों टॉप स्टूडेंट्स थी। उनकी पढ़ाई का लोड अब बहुत ज्यादा हो चुका था। एला ही अकेली थी जिसके पास कोई काम नहीं था। वो बिल्कुल बिना ग्रेस के सोफे पर आकर धम्म से बैठ गई। फिर ऊपर देखा जहां क्लेयर किसी काम में बिजी थी और आखिरकार वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। कंट्री बम्पकिन, टीवी में ऐसा क्या खास है, कभी दुनिया देखी ही नहीं। मेरी आंखें अब भी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। मैंने उसकी बात सुनी और बिना शर्माए सिर हिला दिया। हाँ, पहाड़ के बीच वाले मंदिर में बड़ा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने दुनिया नहीं देखी। मैं ग्रिमहेवन का यंग लॉर्ड हूँ। जब से अलारा ने शहर के सारे काम मेरे सिर पर डाल दिए, तब से मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं था। मॉर्टल वर्ल्ड के बारे में बस बड़ी बड़ी बातें पता थी, डिटेल्स नहीं। लेकिन अब जब मैं डेमन बनकर रह रहा हूँ, तो मुझे इस दुनिया को जल्दी से जल्दी समझना, और टीवी उससे आसान तरीका कोई नहीं था। दुनिया भर की खबरें सीधे सोफे तक, आरामदायक भी और एफिशिएंट भी। मेरे जवाब से एला लगभग खांस गई। तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना? बार बार अपना पास्ट लाकर हमें गिल्टी महसूस करवाना चाहते हो, ताकि हम सोचे कि हम तुम्हारे कर्जदार हैं और इस घर में तुम्हारी जगह कोई छू भी ना सके। वो लगातार बोलती जा रही थी। मैंने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे कोई बेहद बेवकूफ इंसान सामने बैठा। तभी मेरी नजर कोने से नीचे उतरती एक परछाई पर पड़ी और अगले ही सेकंड मैंने बिना झिझक पूरी आवाज में चिल्लाया, मोम, एला फिर से मुझे परेशान कर रही है। उसने मुझे कंट्री बम्पकिन कहा और बोला कि मैं जानबूझकर आपको गिल्टी फील करवाना चाहता हूँ। उसे साफ साफ मैं पसंद नहीं हूँ। क्या वो मुझे मेरे ही घर से भगाना चाहती है? एला की आंखें पूरी फैल गई। वो गुस्से से लगभग फटने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही क्लेयर ने उसका कान पकड़ लिया और जोर से खींचा। आह मोम, शांत हो जाइए, उसकी बात मत सुनिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। दर्द से चेहरा बिगड़ने के बावजूद एला खुद को बचाने की कोशिश करती रही। मैंने उसकी तरफ उंगली की, गाल हल्के फुलाए और चेहरे पे बिल्कुल सही मात्रा वाला हर्ट एक्सप्रेशन बनाया। उसने खुद कहा, उसने मुझे कंट्री बम्पकिन कहा, जिसे टीवी तक में ही देखा। मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं पहाड़ वाले मंदिर में बड़ा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने दुनिया नहीं देखी। लेकिन फिर वो बोलने लगी कि मैं एला तुरंत बीच में बोलने लगी। लेकिन दिक्कत ये थी, जो शब्द मैंने बोले थे वो सच में उसी के थे, बस उसका मतलब थोड़ा अलग था। क्लेयर का धैर्य आखिर टूट गया। लगता है आज तुम सच में मार खाने के मूड में हो। इधर आओ, अभी बताती हूँ। फिर उसने और जोर से उसका कान खींचा और अपने भाई को टीवी देखते वक्त डिस्टर्ब करना बंद करो,
इस बार क्लेयर ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। वो सच में एला को सबक सिखाने के मूड में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर चाहती क्या। लियम को तो उसने इतना प्यार दिया था, उसके पीछे जान छिड़कती थी, फिर डेमन आते ही उससे इतनी चिढ़ क्यों? आखिर डेमन उसका असली भाई था, उसी का खून स्पष्ट था। एला को अभी तक ठीक से अनुशासन नहीं मिला था। मैंने पूरी ठंडी आंखों से एला को रोते हुए देखा। चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। ऊपर से मैंने उसे अपनी सबसे विजयी स्माइल भी दे दी, जिससे एला लगभग फट ही गई। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था। स्टर्लिंग फैमिली की चारों बेटियों में एला सबसे कम तेज दिमाग वाली थी, सीधे शब्दों में बहुत ज्यादा डेंस। मैंने फिर से अपना ध्यान टीवी पर लगा दिया। इस बार मेरी नजर न्यूज चैनल पर थी, जैसे मैं किसी खास खबर का इंतजार कर रहा हूँ। और कुछ देर बाद वो खबर सच में आ गई। आज सुबह लगभग 11 बजे सिटी सेंटर के 4 सीजन्स मॉल में एक गिरने की घटना हुई। एक युवा महिला गंभीर रूप से घायल हुई और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बावजूद उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो वो सच में मर चुकी थी। मेरी आंखें हल्की सिकुड़ गई और दिमाग फिर उसी आदमी की तरफ चला गया जिससे मेरी कॉरिडोर में मुलाकात हुई थी। वो साफ घबराया हुआ था, गिल्टी भी लग रहा था और उसके शरीर से मौत की गंध आ रही थी। क्या वो आदमी उस लड़की से जुड़ा हुआ था? क्या ये एक्सीडेंट था, सुसाइड या कुछ और ज्यादा खतरनाक? मेरा मन किया अभी तुरंत वहां जाकर देखूं ये नेचुरल डेथ थी या रॉन्गफुल डेथ। लेकिन मैं अभी स्टर्लिंग फैमिली में वापस आया था। मुझे इस शहर के बारे में कुछ पता नहीं था और अकेले बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। यह सोचकर मैंने फिलहाल उस ख्याल को साइड में रख दिया। न्यूज खत्म होने के बाद मैं क्लेयर के पास गया और एक तरह से नरमी से बोला, मोम, अब आप उसे छोड़ सकती है। सच कहूं तो उसने जो कहा वो पूरी तरह गलत भी नहीं था, लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एला फट पड़ी। अच्छा बनने की एक्टिंग मत करो। बस इतना सुनते ही क्लेयर का शांत होता गुस्सा फिर से वापस आ गया। डेमन, एला पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। उसकी स्किन बहुत मोटी है, मैं इसे डंडे से भी मारूं तो इसे कुछ महसूस नहीं होगा। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, किचन में तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, जाकर देखो तैयार हुआ या नहीं। क्लेयर मुझे जानबूझकर वहां से हटाना चाह रही। मैंने एला की तरफ एक गहरी बेचारी वाली नजर डाली, फिर खुशी खुशी किचन की तरफ चला गया। उधर एला को पूरा यकीन हो चुका था कि मैं उसे चिढ़ा रहा हूँ। वो मेरी पीठ को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी छेद कर देगी। लेकिन तभी क्लेयर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एला, अगले कुछ दिनों तक मैं अब भी उसी कॉरिडोर वाले आदमी के बारे में सोचता रहा। उसे कैसे ढूंढूं, यही दिमाग में चल रहा था। लेकिन फिर मौका खुद चलकर मेरे पास आ गया। स्टर्लिंग फैमिली मेरे स्वागत के लिए एक बड़ा होम कमिंग बैंक्वेट रख रही थी। शहर के लगभग हर बड़े और प्रभावशाली इंसान को इनवाइट किया गया था। बैंक्वेट वाली रात पूरा स्टर्लिंग विला रोशनी, शोर, परफ्यूम और चमक से भरा हुआ था। हर तरफ ड्रिंक्स के ग्लास टकरा रहे थे। महंगे कपड़ों में लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर बातें कर रहे थे। एलिगेंट ड्रेस पहनी महिलाएं, शार्प सूट पहने आदमी, पूरा माहौल हाई क्लास लग रहा था। मैं पूरे समय ऊपर अपने कमरे में ही रुका रहा। क्लेयर नीचे बिजी थी। उसका प्लान था सही समय आने पर खुद ऊपर आकर मुझे नीचे ले जाने का। मैंने एक फिटेड फॉर्मल सूट पहना और जब मुझे लगा टाइम सही है, मैं कमरे से बाहर निकल आया। लियम के कमरे के पास से गुजरते वक्त मैं थोड़ा धीमा हुआ और हल्का सा कान दरवाजे की तरफ कर दिया। मैं जानबूझकर बातें नहीं सुन रहा था, बस नीचे के शोर की वजह से अंदर वाले लोग थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहे थे और मैं कोई आम इंसान नहीं था। बस एक पल सुनना काफी था। मैंने तुरंत पहचान लिया। लियम से बात करने वाली महिला मेरी नाम की आंटी हेलेना थी। आज का बैंक्वेट इतना बड़ा था कि कैपिटल से पूरा स्टर्लिंग परिवार आया हुआ था। उसमें मेरे अंकल की फैमिली भी शामिल, जिन्होंने स्टर्लिंग कंपनी, फैमिली एस्टेट और ज्यादातर फैमिली प्रॉपर्टी अपने पास रखी थी। साथ ही मेरी दादी मिसेस स्टर्लिंग भी आई थी। हालांकि उनकी सच्चाई पर शक करना गलत नहीं, आखिर बैंक्वेट आज था और वो लोग कल रात तक आराम से आए थे। जरा भी जल्दी नहीं दिखाई। मिसेस स्टर्लिंग हमारे विला में रुकी थी, बाकी सब लोग शहर के होटल में ठहरे हुए थे। मैंने ठुड्डी पर हाथ रखा और चुपचाप नोटिस किया कि लियम की मेरे अंकल वाले परिवार से काफी अच्छी बनती। अब समझ आया आंटी हेलेना ने कल मुझे मुश्किल से नोटिस क्यों किया था। बस कुछ खोखली फॉर्मल बातें और फिर खत्म। मैं अभी सोच ही रहा था कि कमरे के अंदर कदमों की आवाज आई। मैं तुरंत वापस अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब दोनों नीचे चले गए तब मैं दोबारा बाहर निकला और उसी वक्त क्लेयर मुझे लेने ऊपर आ रही थी। जैसे ही उसने मुझे तैयार हालत में देखा, उसका चेहरा मुस्कान से भर गया। आंखों में पूरा प्यार और गर्व था। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, मैं सच में बहुत अच्छा लग रहा था। क्लेयर के हिसाब से इसकी वजह मंदिर वाली जिंदगी थी। दुनिया की भागदौड़ और लालच से दूर रहने की वजह से मेरे अंदर एक अलग ही साफ और शांत एहसास था। जितना ज्यादा वो मुझे देख रही थी उतना ज्यादा उसे मैं पसंद आ रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही बेफिक्र और खुश रखेगी। चलो टाइम हो गया, मोम तुम्हें नीचे लेकर चलती है। कि मैंने ऐसे पूछा जैसे अचानक याद आया हो। क्या लियम को भी साथ नहीं ले जाना चाहिए? क्लेयर ने सिर हिला दिया। जरूरत नहीं है, आज की रात सिर्फ तुम्हारी लिए है। वैसे भी वो अभी तुम्हारी आंटी के साथ है। अगर उसे साथ ले गए तो वो और ज्यादा सोचने लगेगा। हाल ही में वो बहुत सेंसिटिव हो गया है। सच कहूँ तो हमें समझ नहीं आ रहा उसे कैसे हैंडल करें। मैंने हल्का सा पूछा।
आंटी हेलेना उसे काफी पसंद करती है। क्लेयर को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। वो आराम से समझाने लगी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड की फैमिली कैसी है। उनका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। तुम्हारे अंकल और हेलेना का कोई बेटा नहीं, और तुम्हारी आंटी का बेटा है, लेकिन वो स्टर्लिंग नाम नहीं रखता। पूरे परिवार में सिर्फ मैंने ही एक बेटा दिया था, इसलिए इतना बोलते बोलते उसके चेहरे पर फिर गिल्ट आ गया। वो सारा प्यार असल में उसके डेमन का होना चाहिए था। उसे तो स्टर्लिंग फैमिली का सबसे प्यारा यंग मास्टर बनना था, लेकिन किस्मत ने सब उल्टा कर दिया। ये सोचते ही उसके अंदर फिर दुख भर गया। मैंने हल्का सा भौं उठाई तो ये वजह थी स्टर्लिंग फैमिली में आए मुझे 2 हफ्ते से ज्यादा। लेकिन आज मेरी पहली असली पब्लिक अपीयरेंस थी। विक्टर और क्लेयर दोनों मेरे दोनों तरफ चल रहे थे। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और जैसे ही मैं दिखाई दिया पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया। कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर मुझ पर टिक गई। मैं जरा भी झिझक नहीं थी। मेरे चलने का तरीका ही बता रहा था कि मैं बचपन से ऐशो आराम में पला हूँ। हर कदम हर हरकत एक असली अमीर घर के यंग हेयर जैसी। उधर लियम मुझे सबके बीच सेंटर ऑफ अटेंशन बने देखकर अंदर से कस गया। उसकी नजर मुझ पर अटक गई, हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर जलन और खोने का एहसास साफ लिखा था। हेलेना ने उसका चेहरा बदलते देखा और तुरंत उसे समझाने लगी, लियम चिंता मत करो, वो अभी जो दिखा रहा है ना सब एक्टिंग है। ऐसा परफॉर्मेंस तो कोई भी कर सकता है। इस फैमिली ने तुम्हें पाला है, ये बात कभी मत भूलना। तुम इस घर में 10 साल से ज्यादा रहे हो, तो क्या हुआ अगर वो असली बेटा है। रिश्ते बनने में वक्त लगता है, हेलेना धीमी आवाज में लियम को समझाई। लियम ने जबरदस्ती हल्की मुस्कान निकाली। आंटी हेलेना, मैं ठीक हूँ, सच में उनके लिए खुश हूँ। मोम और डैड को उनका असली बेटा वापस मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे इस फैमिली से इतने सालों में बहुत कुछ मिला। अगर किसी पर कुछ उधार है तो वो मैं हूँ। मुझे डेमन का एहसान मानना चाहिए। हेलेना ने उसे तेज नजर से देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, इस सब में तुम्हारी क्या गलती है? तुम भी तो उस वक्त बच्चे ही थे। गलती उन पेरेंट्स की थी जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाए, तभी ये अदला बदली हुई। उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसलिए अपने दिमाग को शांत करो और खुद को नीचे गिराना बंद करो। मैं विक्टर और क्लेयर को अच्छे से जानती। उन्होंने इतने साल तुम्हें सच में प्यार से पाला है। अब उनका असली बेटा वापस आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार करना बंद कर देंगे। अपना माइंडसेट ठीक करो। कोई तुमसे कुछ कहे उससे पहले खुद को छोटा मत बनाओ। और सबसे जरूरी बात, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम किसी के कर्जदार नहीं हो, समझे? लियम ने हल्के से होठ काटे और छोटा सा सिर हिला दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। विक्टर और क्लेयर उसका ख्याल रखना बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। ना इस घर में, ना पूरे स्टर्लिंग फैमिली में, चाहे शहर हो या कैपिटल। वो हमेशा अकेला गोल्डन ग्रैंडसन था। सब उसे खजाने की तरह रखते थे। उसकी हर इच्छा पूरी होती थी, हर किसी की नजर सिर्फ उसी पर रहती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था और गिरावट बहुत बड़ी थी। डेमन के वापस आने के बाद लग रहा था जैसे वो सबकी नजरों से लगभग गायब हो गया हो। अब सबकी दुनिया सिर्फ डेमन के आसपास घूम रही थी। यहाँ तक कि बहनों का रवैया भी बदलने लगा था। सिर्फ एला अब भी पूरी तरह उसके साइड खड़ी थी। ये सोचते ही लियम के अंदर जलन भर गई। जो कुछ भी पहले उसका था, अब उसमें से आधे से ज्यादा उसे छोड़ना पड़ रहा था। कोई इंसान इसे आसानी से कैसे स्वीकार करे? उधर लियम अपने ख्यालों में डूबा हुआ था और इधर विक्टर और क्लेयर ने मुझे ऑफिशियली सबसे इंट्रोड्यूस कर दिया। पूरे समारोह के साथ उनकी हर बात में साफ गर्व और प्यार झलक रहा था। यहाँ तक कि स्टर्लिंग फैमिली की चारों बेटियां भी मेरे साथ खड़ी थी। कमरे में मौजूद हर इंसान के लिए ये सीन खुद सब बता रहा था। तभी लियम के पास उसके कुछ अमीर और अच्छे कनेक्शन वाले दोस्त इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर उसके लिए गुस्सा था। लियम, स्टर्लिंग फैमिली भी ना कमाल है। पूरा परिवार वहाँ प्यार से साथ खड़ा है और तुम्हें साइड में अकेला छोड़ दिया। लेकिन लियम ने तुरंत जवाब दिया, फालतू बातें मत करो। आज की रात डेमन की है। ये पूरा बैंक्वेट उसी के लिए रखा गया है। वो असली हेयर है, तो जाहिर सी बात है सेंटर में वही होगा। मेरा वहाँ खड़े होने का क्या काम? असल में विक्टर और क्लेयर ने जानबूझकर उसे अलग नहीं किया था। बैंक्वेट शुरू होने से पहले क्लेयर ने खुद कहा था कि लियम भी उनके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन लियम ने साफ मना कर दिया था। उसने कहा था डेमन असली हेयर है और ये बैंक्वेट उसी के लिए है, इसलिए मेरा वहाँ खड़ा होना सही नहीं लगेगा। उसकी बात सुनने में बिल्कुल सही लग रही थी। क्लेयर ने भी सोचकर मान लिया। वैसे भी अगर वो साथ खड़ा होता तो लोग दोनों की तुलना करने लगते और इससे शायद लियम और असहज महसूस करता, इसलिए बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन मजेदार बात यह थी, मना खुद लियम ने किया था, फिर भी अंदर से उसे बुरा लग रहा था। उसने सही शब्द बोले, लेकिन उसकी आवाज में छुपा दुख साफ सुनाई दे रहा था और उसी वजह से उसके दोस्त और ज्यादा भड़क गए। लियम, ठीक है, डेमन असली हेयर हो सकता है, लेकिन तुम 10 साल से ज्यादा इस फैमिली के साथ रहे हो। सिर्फ उसके आते ही तुम्हें साइड नहीं किया जाना चाहिए। स्टर्लिंग फैमिली एक और इंसान को आसानी से संभाल सकती है, और अगर पहले आने की बात करें तो लेट तो वो आया है। दूसरे ने तुरंत कहा, ऐसी चीजों में पहले आया पहले पाया नहीं चलता। वो मोम डैड का असली बेटा है। वो इतने साल पहाड़ वाले मंदिर में परेशानियां झेलता रहा और मैं यहाँ आराम से जीता रहा। अगर उसके मन में शिकायत है तो वो नॉर्मल है। मैं उसे पूरी तरह समझता हूँ और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं रखूंगा। लियम ने बड़ी समझदारी और दरियादिली वाला एक्ट किया, लेकिन उसके बगल में खड़ा दोस्त होठ टेढ़े करके बोला, पहाड़ वाले मंदिर में बड़ा हुआ लड़का
शायद उसने जिंदगी में टीवी तक नहीं देखा होगा। यकीन करना मुश्किल है कि आज भी ऐसे लोग होते हैं। तुम्हारे और उस कंट्री बम्पकिन में आधा दिमाग वाला इंसान भी समझ जाएगा किसे ज्यादा डिजर्व करना चाहिए। दूसरा दोस्त तुरंत बोला, एकदम सही, तुम स्टर्लिंग फैमिली के पैसे और ट्रेनिंग में बड़े हुए हो, पूरे के पूरे असली यंग मास्टर जैसे। वो तुम्हारी बराबरी कैसे करेगा? अगर तुम्हारे पेरेंट्स अपनी प्रायोरिटी नहीं समझ पाए तो एक दिन पछताएंगे जरूर। बस इंतजार करो, वो कंट्री बम्पकिन जल्द ही स्टर्लिंग फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। पूरा हाई सोसाइटी उन पर हंसेगा। फिर उसने लियम की तरफ देखकर कहा, लियम तुम बहुत ज्यादा नरम हो। जितना पीछे हटोगे लोग तुम्हें उतना आसान टारगेट समझेंगे। जो चीज तुम्हारी है उसके लिए लड़ना पड़ता है। लियम ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरी चिंता मत करो, घर में कोई मुझे परेशान नहीं करता। एला अब भी मेरे साथ पहले जैसा ही बिहेव करती। ऊपर से उसकी बात सुनने में नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो आग लगाने के लिए कही गई थी, क्योंकि उसने जानबूझकर एला का नाम अलग से लिया ताकि सबको लगे कि सिर्फ वही अब भी पूरी तरह उसके साइड है। लियम बिना सीधे बोले एक बात साफ जता रहा था। बाकी तीनों बहनें अब उससे दूर होने लगी थी। असल भाई वापस आते ही अडॉप्टेड बेटे को साइड में कर दिया, लेकिन लियम समझता था कहाँ रुकना है। उसका सच में कोई बड़ा नुकसान करने का इरादा नहीं था। बस अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह मैंने पूरे हॉल का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था, उससे वो अंदर ही अंदर बेचैन हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं मैं बहुत जल्दी इस सर्कल में फिट ना हो जाऊं और वो सारी स्पॉटलाइट भी ना छीन लूं जो पहले सिर्फ उसी की थी। इसलिए उसने पहले ही अपने दोस्तों के दिमाग में कुछ शक के बीज बो दिए। धीरे धीरे बातें फैलने लगी। उसे पता था शायद इससे बहुत बड़ा फर्क न पड़े, लेकिन कम से कम थोड़ा असर तो होगा। उधर वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने आज की रात के सबसे बड़े सेंटर ऑफ अटेंशन को अपनी तरफ आते देखा, यानी मुझे।